तो बात पहली खबर की, क्योंकि यह वारदात है सुपारी किलिंग की, जिसमें व्यापारी की हत्या के लिए 3 लाख रुपए में मौत का सौदा तय हुआ था। सुपारी किलर ओडिशा से रायपुर पहुंचा, जिसने व्यापारी को कॉल करके बुलाया और उसे गोली मार दी गई। व्यापारी का इलाज जारी है। शूट आउट और सुपारी किलिंग की इस वारदात में ट्विस्ट आया। इस शूट आउट में एंट्री हुई है एक लड़की की। क्या नंबर ब्लॉक करने में कैद है शूट आउट का राज? आइए करते हैं पड़ताल। सुपारी किलर का कॉल। मिलने बुलाया, मार दी गोली। $3 लाख में मौत का सौदा। शूट आउट, सुपारी किलिंग। 350 किलोमीटर से आया सुपारी किलर। शूट आउट, जिसका कनेक्शन 2 राज्यों से है। करीब 350 किलोमीटर दूर से सुपारी किलर आया, जिसने व्यापारी को कॉल करके मिलने बुलाया। व्यापारी इस बात से अनजान था कि उसे डराने धमकाने के लिए सुपारी किलर हायर किया गया है। व्यापारी मिलने पहुंचा और उसके बाद सुनाई दी गोली की आवाज। रायपुर के लाभांडी के पास व्यापारी संदीप कुमार को गोली मार दी गई, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसे अभी इलाज के लिए भेजा गया है। अपर बॉडी में जो कट्टा है उससे गोली लगी है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए। इस गोलीकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सवाल है कि आखिर सुपारी किलर अमन शर्मा को किसने सुपारी दी थी? करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी अमन शर्मा अरेस्ट हुआ। अभी एक और राज खुलना था। ये राज है उस मास्टरमाइंड का जिसने सुपारी किलर हायर किया। मास्टरमाइंड निकला संतोष सिंह। संतोष ने अमन शर्मा को आखिर 3 लाख की सुपारी क्यों दी? इसके पीछे कहानी थी 50 लाख के लेन देन की। मास्टरमाइंड और सुपारी किलर दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं। इस हिसाब से वो अकेले ही था। वो पैदल यहाँ तक इस जगह पे आया था और उसने जो विक्टिम है उसको फोन करके बुलाया था मिलने के लिए, बात करने के लिए, और उस समय घटना। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि फरियादी संदीप कुमार और आरोपी संतोष सिंह के बीच 50 लाख के लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसमें इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। पूछताछ करने से क्लियर होगा कि क्या है, आरोपी जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो वो तस्दीक करके क्लियर होगा कि आरोपी जो है उड़ीसा का सुंदरगढ़ का है और यहाँ पर आकर के पहले सुपारी किलर अरेस्ट हुआ। अब मास्टरमाइंड संतोष सिंह को लेकर पुलिस की टीम ओडिशा से रायपुर आई है। अब आमने सामने बैठाकर सुपारी किलर और मास्टरमाइंड के हलक से पुलिस वाले हर एक राज उगलवाएंगे। अब इस शूटआउट में एक नया ट्विस्ट आया है, जिसमें एंट्री हुई है 2 नए किरदारों की। सुपारी किलिंग में लड़की की एंट्री। नंबर ब्लॉक, फिर हुआ खूनी खेल। दुश्मन का दुश्मन बना दोस्त। शूटआउट में और कितने किरदार। सूत्रों की माने तो दिल्ली की एक लड़की से फरियादी संदीप की पहचान हुई, जिसने संदीप से दोस्ती के चलते कोयला कारोबारी का नंबर ब्लॉक कर दिया। कोयला कारोबारी और मास्टरमाइंड संतोष सिंह दोनों एक दूसरे को जानते थे। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि कोयला कारोबारी ने संतोष को फरियादी संदीप को ठिकाने लगाने को कहा था। यानी कोयला कारोबारी और संतोष सिंह ने अपनी अपनी दुश्मनी निकाली। अब उस कोयला कारोबारी और लड़की की तलाश रायपुर पुलिस कर रही है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के एक लॉज में एक शख्स का कत्ल हुआ। आरोपी की तलाश में पुलिस वालों ने कई शहरों की खाक छानी। हत्यारे की लोकेशन मिली मुंबई में। और हैरानी देखिए, आरोपी और मृतक दोनों अजनबी थे, लेकिन ये अजनबी हम प्याला बन गए। महिला की आवाज की तारीफ करने पर हुआ था ये मर्डर। देखिए जरा।
पहले तो पूरे भोपाल की हमने फुटेज चेक किए कि वहां से होटल से लेके कहाँ गया, बस स्टैंड से सागर होते हुए छतरपुर, पूरा ऐसा ट्रेस करते 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 इनको लास्ट में जाके हमने मुंबई शहर से इसको गिरफ्तार किया। लॉज में मर्डर, सीसीटीवी में कैद कातिल। भोपाल टू मुंबई हत्यारे का मिला सुराग। कत्ल की अजीबोगरीब वारदात। वो 7 दिन हम प्याला बना कातिल। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, एक शहर से दूसरे शहर कातिल की तलाश। किसी कत्ल की ये अजीबोगरीब वारदात है जिसमें न मृतक कातिल को जानता है और न ही कातिल मृतक को जानता था। बस दोस्ती यारी हुई। करीब 9 दिन पहले हनुमानगंज थाना इलाके के एक लॉज में भोपाल के रहने वाले अमनदीप की हत्या हुई थी, जिस पर लॉज में ही हमला हुआ। लहूलुहान हालत में अमनदीप को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अमनदीप ने दम तोड़ दिया था। कत्ल का सुराग उसी लॉज में कैद था। वो सुराग था एक शख्स की रहस्यमयी गुमशुदगी। ये शख्स है नितेश ब्रजवासी, उत्तराखंड का रहने वाला। तो पहले तो ये घटना जो है पुलिस के लिए ब्लाइंड था, क्योंकि हमें मृतक भी कौन है पता नहीं था कि, और वजह और आरोपी भी पता नहीं था, क्योंकि उसी होटल में जो और रुके हुए जो लोग हैं उनके ऊपर शक जा रहा था। उनमें से एक जो वहां का जो हमारे आरोपी है वो वहां पे करीब 7-8 दिन से रुके थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। तो उसके ऊपर सस्पिशन जा रहा था कि ये हो सकता, क्योंकि घटना के बाद में वो फरार हो गया था। पुलिस की टीम 1084 किलोमीटर दूर उत्तराखंड भी गई नितेश की तलाश में। घर वालों से पता चला नितेश उन लोगों के साथ नहीं रहता, अक्सर परिवार से उसका विवाद होता था। मृतक अमनदीप भोपाल की उस लॉज में करीब 1.5 महीने से रह रहा था। नितेश को लॉज में आए महज 7 से 8 दिन हुए थे। अमनदीप की हत्या के बाद से नितेश फरार था, जिसने लॉज का पेमेंट नहीं चुकाया और फरार हो गया। इसी से शक की सुई उस पर गई। मुंबई से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पहले तो पूरे भोपाल की हमने फुटेज चेक किए कि वहां से होटल से लेके कहाँ गया। हमें अंदाजन मिल गया कि ये बस स्टैंड से सागर होते हुए छतरपुर, हमने छतरपुर सागर इन जिलों की जो है सीसीटीवी फुटेज उसको भी हमने कंगाला। उसके बाद में छतरपुर में उसका कुछ ट्रेस मिला, फिर हमारी टीम पूरे वहां गए, वहां 2-3 दिन रुके। पूरा ऐसा ट्रेस करते 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 इनको लास्ट में जाके हमने मुंबई शहर से इसको गिरफ्तार किया। आखिर कत्ल किस बात को लेकर हुआ, ये बात भी हैरान करने वाली है। महिला की आवाज की तारीफ और मर्डर, वाकई हैरान कर देती है ये बात। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही था। अमनदीप और नितेश दोनों शराब की पार्टी कर रहे थे, तभी महिला की आवाज की तारीफ करने पर विवाद हुआ। ये बैठ के दोनों 7-8 दिन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों के घर में प्रॉब्लम चल रहे थे, आपस में बैठ के बात कर रहे थे और शराब का सेवन भी उन्होंने उस दिन किया था। एक महिला की बात आ रही है जिनको लेके इनके बीच में विवाद हो गया। बाथरूम में खिड़की के कांच का टुकड़ा निकालकर पहले अमनदीप ने नितेश पर हमला किया और नितेश ने उसी कांच के टुकड़े से अमनदीप पर वार किया और फरार हो गया था। लेकिन कत्ल का ये राज खुल ही गया। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। को क्यों न छुपाए, राज छिपता नहीं। 2 साल के बाद कत्ल के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट से कातिलों के दिल और दिमाग में दफन हत्या का राज उगलवा लिया। उधारी की बात को लेकर हुई थी खूनी तकरार और लिखी गई थी बदलापुर की यह खूनी स्क्रिप्ट।
जब खुली कातिलों की क्राइम कुंडली। ऐसे पकड़ा गया हत्यारे का झूठ। 2 साल बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट से खुला राज। विवाद की तारीख बन गई कत्ल की तारीख। इन अपराधियों के दिल और दिमाग में 2 साल से एक राज दफन था, जिनके हलक से पुलिस वालों को भी सच उगलवाने में दिक्कत हो रही थी। अब सच का पता करें तो कैसे करें? पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन कत्ल की इस वारदात में साइंटिफिक तरीके से तहकीकात हुई। इन आरोपियों में से 2 आरोपी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया और दिमाग ने सच बोल ही दिया। सच ये था कि ये आरोपी झूठ बोल रहे हैं। 2 साल पहले 24 जून 2021 को राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ के रहने वाले रमेश जनबंधु की हत्या की गई थी। रमेश हार्डवेयर का कारोबारी था, जिसने आखिरी बार परिवार वालों से कहा था वो बिल्डिंग मटेरियल सामान का पैसा वसूलने जा रहा है। ये बोरतलाब थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा रमेश जनबंधु की हत्या करके राउकसा के जंगलों में फेंक दिया गया था। प्राथमिक रिपोर्ट पर 2021 में थाना बोरतलाब में प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध दर्ज हुआ और विवेचना में लिया गया। उधारी के रुपए लेने निकला रमेश वापस नहीं लौटा, बल्कि 4 दिन बाद उसकी लाश राउरकसा डैम बोरतालाब थाना इलाके में मिली। 2 साल से रमेश जनबंधु की हत्या का राज ही था। विवेचना के दौरान संदिग्ध लोग से पूछताछ की गई और मामले के जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ विवेचना के दौरान की गई और पूछताछ के दौरान उनके कथन में जो संदेह पैदा हुआ तो आरोपी महेश सोनी और सूरज वर्मा का वैज्ञानिक पद्धति द्वारा बियोस टेस्ट कराया गया। कत्ल का राज उसी तारीख में कैद था। शक के दायरे में आरोपी तो थे, लेकिन हत्या की वजह और कत्ल में यही आरोपी शामिल हैं। ये पता लगाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। और जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी तो इन आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगी। उधारी, खूनी तकरार, बदलापुर। वारदात वाले दिन रमेश महेश सोनी से बिल्डिंग मटेरियल सामान का बकाया रुपए लेने गया था। उसी दिन विवाद हुआ। बार बार रमेश का रुपए को लेकर बोलना महेश सोनी को चुभता था, जिसने बदला लिया, जिसमें आरोपी महेश का बेटा, बेटे का दोस्त और 2 लोग शामिल थे। प्लान के तहत कत्ल हुआ। जंगल में पहले से गिरोह के साथी छुपे थे। कुल्हाड़ी डंडे से वार किया गया। बियोस टेस्ट एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात उन्हें पुनः समन करके थाना बुला करके फिर पूछताछ की गई और आरोपियों ने फिर अपना गुनाह कबूल किया और उनकी निशानदेही पर घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किए। ब्रेन मैपिंग टेस्ट ने आखिरकार जुर्म की लिखी गई इबारत को पढ़ ही लिया। राजनाथ गांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह हैवानियत आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। 2 सहेलियां जंगल में बने मंदिर में दर्शन करने गईं और जब घर लौट रही थीं, तभी उन्हें जंगल में मिल गए शैतान। एक सहेली तो उन दरिंदों के चंगुल से छूट गई, लेकिन दूसरी लड़की उस चक्रव्यूह में फंस गई और उसके बाद जो हुआ वो झकझोर कर रख देता। ये वारदात सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सागर से 100 किलोमीटर दूर एक इलाके में ये झकझोरने वाली वारदात हुई। 2 सहेलियां घने जंगल में बने मंदिर में दर्शन करने गई थी। घर लौट रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था जंगल में शैतान मिल जाएंगे। आरोपी लड़कों की नजर दोनों लड़कियों पर पड़ी और उसके बाद जो हुआ उसकी दहशत आप समझ भी नहीं सकते। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी लड़कों ने उन्हें रोका, बदतमीजी करने लगे। पीड़ित लड़की की सहेली उन लड़कों के चंगुल से छूटकर भागी, लेकिन उसकी सहेली वहीं उन शैतानों के चक्रव्यूह में फंस गई।
तत्काल उसमें गंभीरता को लेते हुए और एडिशनल एसपी और एसडीओपी थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई उसमें की गई है। पूरे घटनाक्रम को वेरीफाई कराया गया है और उसमें जो संबंधित आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसने ना जाने उन लड़कों से कितनी मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दरिंदों के दिमाग और आंखों में वहशीपन था। लड़की ने मदद के लिए आवाज भी लगाई होगी, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद नाबालिग लड़की के साथ जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। 3 लड़कों पर गैंगरेप का संगीन इल्जाम लगा है और 4 लड़कों पर मदद करने का आरोप। पुलिस में मुख्य आरोपी तथा सहयोगियों के साथ साथ कुल 7 लोगों के नाम आए, जिनमें से 4 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं और बाकी भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तीव्रता से कार्रवाई कर रही है। गैंगरेप की वारदात सुनकर गांव वाले भी सन्न रह गए। इस मामले में 7 आरोपियों में से 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें वर्तमान में अभी हम लोग गिरफ्त में लेके उनसे सबका डिटेल ले रहे हैं और उनका जो आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वो जांच की जा रही है, परंतु सभी लोग 18, 20, 22 इसी एज ग्रुप के हैं, परंतु 18 से आगे हैं, कम हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा। आखिर क्यों दरिंदगी का ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये खबर आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि बच्चों के हाथ में अगर आप अपना मोबाइल दे रहे हैं तो सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठग आप पर नजर रख रहे हों। ऑनलाइन गेमिंग साइट पर गेम खेलते हुए बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे घर वालों के होश उड़ गए। आखिर साइबर फ्रॉड करने वालों ने कौन सी चाल चली थी, खुलासा जरूर देखिए और अलर्ट भी हो जाइए। बच्चों को मोबाइल देने से पहले सावधान। ऑनलाइन गेम का जाल, नटवर लाल खेले ठगी का खेल। गेम खेलते खेलते लग गया चूना। एक क्लिक करना दे कंगाल। ठग कहे नटवर लाल, 420 के शातिर खिलाड़ी जो अपने काम में उस्ताद हैं। इन्हें पता है शिकार की एक गलती इन्हें मालामाल कर सकती है। यह खबर आपको चौकन्ना कर रही है। बच्चों के हाथ में मोबाइल देते वक्त जरा होशियार रहिए, कहीं ऐसा ना हो ऑनलाइन गेम खेलते खेलते आपकी जेब को चूना लग जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है इस फरियादी के साथ। बलौदा बाजार भाटापारा में 6 महीने पहले फरियादी विनोद वर्मा ऐसी ही ठगी का शिकार हुए थे। उन्होंने बच्चों को मोबाइल दिया। बच्चों ने प्ले स्टोर से ऑनलाइन गेम डाउनलोड किया। गेम खेलते खेलते अचानक विनोद के मोबाइल पर मैसेज आया। 3 ट्रांजैक्शन हुए, पहले 500 रुपए, फिर 20,000 के 2 ट्रांजैक्शन। चंद मिनट में 40,500 रुपए अकाउंट से निकल गए। बच्चा कुछ गेम खेल रहा था, गेम खेलने के बाद उसने बिना जाने ही काफी सारे पैसे उसके ऑनलाइन उस गेटवे के माध्यम से फ्रॉड हो गए और अलग अलग अमाउंट्स में कुल 40,500 रुपए जो है उनके अकाउंट से दूसरे खाते में चला गया, जिसकी जानकारी जब उनको मैसेज मिला तब प्राप्त हुआ। और मैसेज मिलने के बाद फिर उन्होंने संबंधित को फोन करने का प्रयास किया उनके फोन नंबर पे, लेकिन उनको किसी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस नहीं मिलने के बाद फिर उन्होंने थाने में संपर्क किया और थाने में फिर हमारे अधिकारियों ने उनको साइबर सेल से संपर्क करवाया। आखिर ये ठगी हुई कैसे थी? क्या ऑनलाइन गेम साइट पर साइबर ठगों की नजर थी या फिर मामला कुछ और था? दरअसल ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक लिंक आई, बस इस अनजान लिंक पर बच्चों ने क्लिक कर दिया। क्लिक के बाद रुपए कट गए। इसकी जो प्रक्रिया होती है, जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो प्रक्रिया ये होती है कि आपको एफआईआर करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सीधे आप स्वयं भी 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पुलिस के माध्यम से भी, साइबर सेल के माध्यम से, आपके जो नजदीकी थाने हैं उसके माध्यम से भी आप अपने बात को वहां बता सकते हैं। और उसके बाद
जैसे रजिस्टर करते हैं फिर जहां भी पैसा रहता है, जहां भी गेटवे पे रहता है या बैंक पे रहता है, वो पैसा वहीं पर होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अगर आपने जल्दी इसकी सूचना दे दी तो जल्दी होल्ड हो जाएगा और आपकी पूरी राशि मिलने के चांसेस रहते हैं। और एक बार होल्ड हो गया उसके बाद न्यायालय से आपको एक आवेदन लगाना होता है और न्यायालय बिना किसी एफआईआर के उस आवेदन के आधार पर उस संबंधित बैंक को जो पैसा है वो पीड़ित को वापस करने का आदेश करती है। ऑनलाइन गेमिंग साइट पर हुए इस फ्रॉड ने फरियादी के होश उड़ा दिए थे। फरियादी ने उस नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन ना तो ठग ने कॉल उठाया ना पैसा लौटाया। इस केस में बलौदा बाजार भाटापारा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस और साइबर टीम लगी हुई थी। राहत की बात यह थी कि ठगी की रकम को होल्ड कर दिया गया। 13 दिसंबर को फरियादी को जब रुपए वापस मिले तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। साइबर सेल पे तत्काल हम लोगों ने, जो मैंने आपको बताया, वो 1930 और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल दोनों पे रजिस्टर किया और साथ में हम लोगों ने जो गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, उसको भी ईमेल किया और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखे। और बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली कल जो है उनके खाते में वो पैसे गेटवे के माध्यम से वापस मिल गया है और काफी खुश थे। उन्होंने पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, आभार भी किया पुलिस का। जरूरी नहीं ऐसा हर बार हो, जरूरत है इस बात की कि ऐसे अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, किसी ऑफर के लालच में ना आएं। ऐसी ऑनलाइन गेमिंग साइट से भी सावधान रहें। रुपये ट्रांसफर में हमेशा सावधानी बरतें। अपना मोबाइल छोटे बच्चों को देने से बचें। बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।